सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रोज़ एक दिन में 1 मिनट में कम करूँगा, तो आज जो है मैं 10:07 पे आया हूँ। ठीक है तो रोज़ इसी तरह से 1 मिनट कम करते करते हम लोग 10 बजे से ही क्लास स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। इतनी जल्दी? हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। वीक का ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है पीवाई की सीरीज़ का। एंड कल आप लोगों का ब्रेक रहेगा एज यू ऑल नो। चल क्यों नहीं रहा ये? पहला क्वेश्चन भी दिख गया, ले सारे सस्पेंस पे सत्यानाश कर देता ही है। चलो तो कल आप लोगों का ब्रेक रहेगा सैटरडे को, है ना। कल आप ओही ओही कर पाएंगे यानी कि आप रिवाइज कर पाएंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। और संडे को जो हम लोग फिर से ओही ओही करेंगे। क्या करेंगे? संडे को हम लोग IRS सेशन करेंगे, दैट इज़ इंटेंस रिवीजन सेशन रहेगा हम लोगों का। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रहे होंगे जो भी हमने इस वीक में पढ़ी हैं। तो कल आपके पास टाइम है कि आप सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, एंड संडे को सिर्फ हम लोग रिवाइज़ करेंगे। तो 2 दिन कुछ नया नहीं होने वाला है। ठीक। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट, प्रथम कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व का परमाणु क्रमांक बताना है। 41, 42, 43 या फिर 44। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट अगर आपको नहीं पता है तो फिर एटॉमिक नंबर कहाँ से बताएंगे? और पहली बात तो आपको एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, दैट एलिमेंट इज़ टेक्नीशियम। ये एलिमेंट हाईली अनस्टेबल होता है और इसके जो आइसोटोप्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है। एटॉमिक नंबर 43। कल पूछा था मेंडेलिवियम का क्या होता है, कल लास्ट क्वेश्चन देखा था ना ये, मेंडेलिवियम का और सीबॉजियम का। जल्दी से रिकॉल करिए कितना होता है। फिर से हम पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, याद करिए, रिकॉल करिए सारी चीज़ें जो हम इसके रिस्पेक्ट में पढ़ चुके हैं। डॉबरनेयर का लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1829, 1865। मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल दी थी इन्होंने, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, 1869। एंड देन उस 1869 में लोथर मेयर ने क्या दिया था, एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। एंड 1930 में मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी जो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118, 118 एलिमेंट। जो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था उनकी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे? 56 थे, 56 थे। और उसमें से जो आखिरी एलिमेंट था वो कौन सा था? थोरियम था। कमेंट में बताइए जल्दी से कि थोरियम का एटॉमिक नंबर प्रेजेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से कितना है। यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे है थोरियम। अब कुछ और चीज़ें, तो कल मैंने आपको कुछ और भी बताया था, और वो ये बताया था कि इन दो ग्रुप्स को, जो पहला और दूसरा, इनको हम S ब्लॉक बोलते हैं। 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक होता है एंड 3 से लेके 12 तक ये D ब्लॉक होता है, और इन दोनों को हम बोलते हैं F ब्लॉक। ये होते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स और ये होते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, लैंथेनाइट जो आपका किस पीरियड से बिलोंग करता है? 6 से, और एक्टिनाइट आपका 7 पीरियड से। टोटल 15 एलिमेंट है, सारी चीज़ समझ चुके हैं। अब इसको हम P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक, F ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, या फिर जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इनकी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इनकी, जैसे ये जो S ब्लॉक के एलिमेंट हैं, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के, ये S ब्लॉक या फिर S ऑर्बिटल में जाके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। उसी तरह से P ब्लॉक के एलिमेंट में P जो ऑर्बिटल है उसमें जाके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक, अब यहाँ पे जो P ब्लॉक है इट कंसिस्ट, जितने भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है, आई अगेन रिपीट, जितने भी अधातुएं और उपधातुएं हैं, दैट इज़ मेटलॉइड हैं, वो सब के सब P ब्लॉक में ही देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रुप 18 आप देख पा रहे हैं, इनको, इस ग्रुप को हम प्यार से इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। इनमें जो गैसेस हैं वो सारी इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट का मतलब है जो रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए इनको हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रुप को हम 0th ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, 18th ग्रुप और द ग्रुप नंबर 8A, और इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कि जो गैसेस हैं इनकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसके ऑर्डर को आप इस तरह से याद करेंगे, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना।
ऑर्डर को याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए थर्ड पीरियड में, आपको पता होना चाहिए ये पीरियड होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये ग्रुप होते हैं 1 2 3 से लेके 18 तक। तो किसी भी पीरियड का लास्ट एलिमेंट एक इनर्ट गैस ही होगी। तो और अगर आपको इस तरह से याद है कि हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, तो बड़ा आसान है। आपसे पूछेगा फोर्थ पीरियड का बता दो, तो फोर्थ पीरियड का ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, हीलियम की बस अच्छे से याद कर लेना एंड दैट इज पीर जैनसन एंड नॉर्मन लॉकेन। ठीक है, नॉर्मन लॉकेड। और जितने भी बाकी हैं आपके ये सब, इनका विलियम रैमसे नाम याद रखना। बस क्या नाम याद रखना है? विलियम रैमसे। ठीक, फिर ये जो बगल में 17th ग्रुप बैठा हुआ है, इसके एलिमेंट को हम बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, जो 17th ग्रुप है इसके जितने भी एलिमेंट हैं फिर पूरे ग्रुप को हम हेलोजन्स के नाम से जानते हैं। जो इसके पिछला वाला यानी 16th वाला ग्रुप है, जहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोल देते हैं। जैसे इसका पहला एलिमेंट फ्लोरीन है वैसे इसका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन फैमिली बोल देते हैं और इनको हम जानते हैं चैल्कोजेंस के नाम से। और जो 15th ग्रुप है इनको हम बोल देते हैं निक्टोजेंस के नाम से। निक्टो नहीं है ये, निक्टोजन है। ठीक है, जो आप यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली देख पा रहे हैं। फिर 14th, ये जो आपका 14th ग्रुप है ये कार्बन फैमिली है। 13th ग्रुप है बोरॉन फैमिली है। बोरॉन फैमिली का जो हमारा ये गैलियम आप देख पा रहे हैं, ये गैलियम, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये मैं ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ तो मतलब है कि इस पर PYQ बना है। यकीन नहीं है, CHSL 2023 का पेपर खोल के देख लीजिएगा, CHSL 2023। अब शिफ्ट तो इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूछा था कि किस बोरॉन फैमिली का कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जितने में कि थर्मोमीटर वगैरह ये सब मेल्ट कर जाते हैं। ये है, तो बहुत हाई टेम्परेचर मापने के लिए हम गैलियम का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए ज़रा, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनका एटॉमिक नंबर पूछ लेता है। टेक्नीशियम ये रहा आपका जिसका भी हमने बात करी थी, और थोरियम ये रहा जिसका एटॉमिक नंबर 90 है। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आइए ज़रा, देखिए कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, इसको ऑर्डर में आपको याद रखना है। कॉपर का कितना है एटॉमिक नंबर? 29, सिल्वर का 47 और गोल्ड का 79 है। याद कैसे रखेंगे? ऐसे मतलब या तो याद कर सकते हैं, कई बार तो देखिए आपसे पूछता है कि इसका एटॉमिक नंबर बता दो, और कई बार ये पूछता है कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे तीनों के तीनों 11th ग्रुप से हैं, और बड़ा आसान याद रखना, कॉपर तांबे से महंगा मिलता है चांदी, चांदी से महंगा मिलता है सोना, और सोने के लेफ्ट साइड में आ जाओ तो प्लैटिनम जो उससे भी महंगा है, और राइट साइड में आ जाओगे तो मरकरी है जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मरकरी होता है इट इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे सीजियम भी मेल्ट हो जाता है हाथ में रखने में, लेकिन वो हाथ में थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रूम टेम्परेचर मरकरी है। इसी तरह से जो हमारा लिक्विड नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर में, वो है ब्रोमीन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि आपकी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ओनली लिक्विड नॉन मेटल है ये। ठीक है, तो अभी के लिए आप कॉपर याद रखेंगे 29, सिल्वर 47, गोल्ड 79, प्लैटिनम बगल में 78 और मरकरी राइट साइड में है 80। और आयरन का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि 8th ग्रुप से बिलोंग करता है और ये आपका 4th पीरियड से बिलोंग करता है, और इसका एटॉमिक नंबर 26 है। वैसे तो आपको 20 तक सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप वैलेंसी भी बता पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एटॉमिक मास भी बता पाएंगे। अगर नंबर दे दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। और मेंडेलिवियम की बात करें 101, सीबॉर्जियम की बात करें 106। आगे बढ़ते हैं, एंड अगला हमारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द गवर्नर हैज़ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस इन रिलेशन हितोटो। सर धनराशि की प्राप्ति हुई है, और ये भाई ये सब मत भेजा करो यार। ठीक है, पैसे वैसे मत भेजा करो।
अब तुम जैसे कि मैं तो जैसे पढ़ाने में मेरा ध्यान है, ठीक है, तुम पैसे भेज के सोचते हो कि मतलब सर देख लेंगे कमेंट और आंसर दे देंगे जो भी आपका, मतलब मुझे पता है कि कुछ लोग का बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से डाउट होता है तो उनको लगता है कि हम भेजेंगे तो देख लेंगे सर। तो थोड़ा सा ये समझा करो कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने में बिजी हूँ, तो मैं कमेंट में तो हर समय नहीं देखता रहूँगा ना। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़, जिसको ही पूछना रहता हो किसी क्लास में, ठीक है, तो लास्ट में आप पूछ लिया करो जो भी आपको लगता है, और उसके लिए आपको पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में पूछ लिया करो। अगर आपको लगता है कि यार मतलब फिर भी आंसर नहीं कर रहे हैं, जो कि यार इस वजह से मैं हो सकता है आंसर ना कर रहा हूँ क्योंकि बहुत फ्लडिंग होती है मैसेजेस की, जानबूझ के तो मैं अवॉइड नहीं करूँगा। तो आप मतलब जो 10-20 रुपए जो आप भेजते हो वो भेज के पूछ सकते हो, अगर बहुत ही वैसा है। पहले तो आप इस तरह से बिना पैसे भेज के पूछा करो, ठीक है, और वो भी लास्ट में, इस तरह का जो भी होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ इस तरह से भेजते रहते हैं। तो अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो आर्टिकल 370 तुमने पढ़ा था जम्मू, ये जो कि अभी रिपील हो चुका है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस देता है। उसी तरह हमारा आर्टिकल 371 में बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं काफ़ी सारे स्टेट्स को, ठीक है। अब उसको हम याद करेंगे। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन मिले हुए हैं। देन उसके बाद 371A, B, C, D, E, F, G, H, I से लेकर J तक जाता है। बड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है। यहाँ पे तो इसने ऐसे नहीं दिया ऑप्शन 371 A, B, C, D इस तरह से नहीं, सिर्फ 371 का एक ही ऑप्शन है। और हमें अगर इस तरह से ऑप्शन दे देंगे कि C में क्या है, E में क्या है, F में क्या है, तो भी हम आराम से कर ले जाएंगे। कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है, ठीक है। आपने एक लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने बोला नाम मेरा आसमा है और जो है मैं GK पढ़ती हूँ परमार सर से ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो N से है नागालैंड, A से है असम, M से है मणिपुर, A से है आंध्रा, A से आंध्रा की यूनिवर्सिटी, ठीक है, S से सिक्किम, M से मिज़ोरम, A से अरुणाचल, G से गोवा एंड K से कर्नाटक, ठीक है। तो 371 पहले तो याद कर लो, माता जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े, ABCD सीखना शुरू किया माता जी से। माता जी से मम्मी तो सिखाती हैं सबकी ABCD, है ना। तो माता जी ABCD इस तरह से, नाम आसमा जी के, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पूछा है तो ऑब्वियस बात है आर्टिकल 371 H होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोसुंग फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ डैश। लोसुंग उत्सव डैश की कटाई का उत्सव है। सिक्किमीज़, असमीज़, बंगाली या फिर गुजराती। तो मैंने आपको बताया था लोसुंग, लोचार, लोसर, सागा दावा, ठीक है, सागा दावा, फांग लापसोल, ये सब कहाँ के हैं, ये सब सिक्किम के हैं, लापसोल। तो सिक्किम के, ऑप्शन नंबर 1। और ये यहाँ का एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। ये हार्वेस्टिंग है तो किस टाइम पे इसको हम ये सेलिब्रेट करते हैं, दिसंबर के महीने में। कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, इसको भूटिया जो ट्राइब है, ध्यान रखना भूटिया की बात हो रही है। भूटिया जो ट्राइब है ये भी आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलती है ट्राइब। जैसे यहाँ पे ग्रेट हिमालय, आपको पता है ना, सिक्किम में कौन सा जरा बताइए हाईएस्ट पीक है पूरे इंडिया की, उसका नाम बताइए और उसकी हाइट भी बताइए। वैसे भोटिया ट्राइब है हमारी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो बुग्याल ग्रास लैंड है, जो बुग्याल्स हैं, जो समर ग्रास लैंड है, वहाँ पे भोटिया ट्राइब जो कि एक हर्डर ट्राइब है, वो यहाँ पे रिसाइड करती है। भूटिया सिक्किम में है, ये भूटिया करती है, ठीक है। इसी तरह आपका लेपचा ट्राइब है, वो लेपचा ट्राइब इस लोसुंग फेस्टिवल को नामसूंग नाम से बुलाती है इसको, ठीक है, नामसूंग, ठीक है। असमीज़ न्यू ईयर की बात करें तो वो कौन सा है, असम का न्यू ईयर, तो ये है हमारा कौन सा, भोगाली बिहू, ठीक है, भोगाली बिहू, सॉरी भोगाली नहीं, वो बोहाग बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू है ये। किस टाइम पे होता है, ये चैत्र के महीने में होता है, यानी कि मार्च अप्रैल के टाइम पे होता है ये। बंगाली न्यू ईयर तो आप जानते हैं सभी लोग, पहला बैशाख, ठीक है पहला बैशाख। बंगाली लैंग्वेज काफ़ी बढ़िया लगती है, ठीक है। गुजराती की बात करें तो गुजरात का होता है बेस्तु वरस, ठीक है, बेस्तु वरस। बाकी भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्योंकि लिख के नहीं बताया इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था क्या, नहीं है। तो महाराष्ट्र का न्यू ईयर, पारसी कम्युनिटी किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, और तिब्बतन न्यू ईयर क्या क्या होता है। हाईएस्ट पीक पहले आपको बता देते हैं, ये है माउंट कंचनजंगा, जो कि हाईएस्ट पीक है सिक्किम हिमालयाज़ में, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और इसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर है। वर्ल्ड की हाईएस्ट यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया की ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। केरल का जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है उसको विशु बोलते हैं। तमिलनाडु का पुथांडु, तमिलनाडु पुथांडु, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, पुथांडु। एंड महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा, ठीक है,
गुड़ी पड़वा है, गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री। पारसी जो न्यू ईयर होता है उसको हम नवरुज़ के नाम से जानते हैं, या फिर नवरुज़ या फिर पटेटी के नाम से जानते हैं। हमारे एक इंडियन फ्रीडम फाइटर जो कांग्रेस में मॉडरेट दल में आते थे, उनका नाम बताइए, जो पारसी कम्युनिटी से थे, जिन्होंने उस एक सभा करके थी, उसका क्या नाम था? रहनुमाई सभा, रहनुमाई मज़दायान सभा, रहनुमाई मज़दायन सभा, ठीक है, मज़दायन सभा, इसका गठन भी किया था। इसका नाम बताइए, उनका नाम बताइए। तिब्बतन कम्युनिटी की अगर बात करेंगे तो लोसार, ठीक है। और ये थे हमारे दादा भाई नरोजी जी, दादा भाई नरोजी अलॉन्ग विद एसएस बंगाली, इन सब लोगों ने इसको फॉर्म किया था। अच्छा, ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं अगर कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ तो मतलब है सवाल पूछा गया उससे। जैसे कि अभी सवाल पूछा गया था, इनमें से किसमें कौन एसोसिएटेड नहीं था रहनुमाई मज़दान सभा से, तो वो हमारे जो एसोसिएटेड नहीं थे वो थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, क्योंकि इन्होंने बनाया था दो ऑर्गेनाइजेशन। एक तो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिस्पॉन्स में मुस्लिम्स को एकत्रित करने के लिए 1888 में, और 1875 में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी 1875 में, जो 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और नाइमा खातून पहली वाइस चांसलर अभी रिसेंटली बनी इसकी, विमेन वाइस चांसलर। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ स्टोरी वॉज ऑथर्ड बाई हुम अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इन एडिशन टू पीटर पेत्रे। तो पीटर पेत्रे के साथ साथ, मतलब जैसे कि नहीं हम पढ़ते हैं प्लेइंग इट माई वे, किसकी है? सचिन तेंदुलकर की, लेकिन उसमें को ऑथर कौन है? बोरिया मजूमदार है। वैसे ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कौन है ये? बॉडी बिल्डिंग के फादर माने जाते हैं। सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग, मतलब इन्होंने ही इसका जो क्रेज़ है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर आप किसी भी जिम वगैरह में जाएंगे तो इनका फ़ोटो ना मिले ऐसा हो नहीं सकता इनका। और वो अपने ड्वेन जॉनसन, द रॉक इज़ हियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, आप बताएंगे। माइक टाइसन की, माइक टाइसन, मोहम्मद अली और यूसेन बोल्ट, ठीक है, यूसेन बोल्ट। तो माइक टाइसन की है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के हैं, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। मोहम्मद अली, वन ऑफ द लेजेंड इन द बॉक्सिंग, द ग्रेटेस्ट। माई ओन स्टोरी, माई ओन स्टोरी। एंड यूसेन बोल्ट की है फास्टर दैन लाइटिंग, ठीक है, फास्टर दैन लाइटिंग, जो इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया ने जीता, उसमें ये एक ब्रांड एम्बेसडर भी थे, अलॉन्ग विथ युवराज सिंह हो गए, शाहिद अफरीदी, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्रिस गेल भी। अच्छा, एक चीज़ याद करिए, याद क्या रखिएगा, मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ें काफ़ी सारी बता चुके हैं, जैसे माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की, तो ये सारी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो बार बार उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। माइक टाइसन अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, मोहम्मद अली ग्रेटेस्ट, माई ओन स्टोरी, एंड यूसेन बोल्ट फास्टर दैन लाइटनिंग। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, या फिर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा नहीं है? हवा ज़्यादा नहीं भर दी है शर्मा जी, मेहनत करी है, ऐसे हवा नहीं भर जाती है। नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप बिल्कुल है। एकल नागरिकता मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पार्ट नंबर 2 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो भाग 2 है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 यानी अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक वो नागरिकता से डील करता है। और जो एकल नागरिकता है वो हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया बताएंगे। 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 5, 9, 10 और 11 वाला ही आपको याद करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान से माइग्रेट, ये सब तब की बात थी जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो आर्टिकल 5 बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, ये आर्टिकल 5 डिसाइड करेगा। आर्टिकल नंबर 9, पर्सन्स वॉलंटरली अक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। अगर मान लो मैंने अपने मन से, अपनी मर्जी से किसी और दूसरे देश की नागरिकता अपना ली तो मेरी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, किस केस में आपकी नागरिकता के जो नागरिकता है वो कॉन्टिन्यू रहेगी, वो आर्टिकल नंबर 10 डील करता है। कॉन्टिन्यूएंस याद रखिएगा, कीवर्ड है ये। एंड 11 जो लास्ट आर्टिकल है इन दी सिटीजनशिप का पार्ट, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, उनमें से नागरिकता एक है। किसी राज्य को क्रिएट करना है
उसको तोड़ना है, उसका नाम बदलना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में कुछ करना है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आर्टिकल नंबर 11 बोल रहा है ना कि पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप को लेके लॉ बना सकता है, वैसे आर्टिकल नंबर 35 बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेके सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है लॉ। ठीक है, तो एकल नागरिकता है जो कि हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। डिक्टेटरशिप तो ये सब यूट्यूब पे है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बाकी जितने भी हमारे निचले कोर्ट्स हैं उनमें बाइंडिंग होते हैं, यानी कि वो मानने पड़ते हैं। तो ये एक तरह का इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो हमने कहाँ से बोरो किया, जरा आप कमेंट बता दीजिए। हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन सबको मानने होंगे। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान, इसका मतलब क्या है? जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इसका मतलब क्या है? अनरिटन। अनरिटन का मतलब है यहाँ पे कुछ कोर्ट्स लॉज कुछ एग्जिस्ट करते होंगे पहले से, उन्हीं को ही क्या किया गया, उन्हीं को ही समराइज़ करके बना दिया गया, बोल दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, एक संविधान सभा बैठी और उसने संविधान को जो है गठन शुरू किया, संविधान को बनाना शुरू किया। तो ऐसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करना है, इसमें जो अमेंडमेंट है वो उतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेंडमेंट हो नहीं सकता, हमने अमेंडमेंट पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 368 में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है और ये प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन रिटन का मतलब ये होता है कि उसको अमेंड करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन वहीं अनरिटन की बात करें तो उसको अमेंड करना, उसमें कोई भी संशोधन करना काफ़ी आसान होता है रिलेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, कहाँ से लिया? यूएसए मत बोल देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। यूएसए से हमने क्या लिया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। और एक चीज़ और याद रखना, इंडिया में किस तरह का फेडरेशन है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर है इंडिया में, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि संघवाद है। फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन होता है इक्वल। लेकिन हमारे यहाँ पे पता है कि इक्वल डिवीजन ऑफ पावर तो नहीं है, सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। और इस चीज़ को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ जो गवर्नर होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नियुक्ति कौन करता है राज्यपालों की? ये करता है सेंटर, है ना। तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। यहाँ तक कि जो रेजिडुअरी लिस्ट है वो भी यहाँ से ली है। अच्छा, रेजिडुअरी लिस्ट क्या होती है? तो कल मैंने आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ाई थी। तो उसमें से अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि उन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पर फिर कौन लॉ बनाएगा? किसको पावर है कानून बनाने का उस पर? तो वो देश की संसद को है, पार्लियामेंट को है। तो ये जो चीज़ है हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? एक ये फेडरल एक तरह से हम बोल सकते हैं फीचर नहीं है। ये कौन सा फीचर है? एक यूनिटरी फीचर हो जाता है। या तो अभी इसको मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा हूँ, बस अभी के लिए इतना ही याद करो, मैं बाद में फिर बताऊँगा फेडरल फीचर क्या होता है, यूनिटरी फीचर क्या होता है। एंड किसने इंडिया के फेडरेशन को क्वाज़ाई फेडरल बोला था? केसी वेयर ने बोला था। एंड किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन। इन लोगों ने कमेंट्री करी थी इंडिया के फेडरलिज्म पे। अभी मैं यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर पे नहीं जा रहा हूँ। व्हाट आर राइबोसोम्स मेड अप ऑफ? राइबोसोम किसके बने होते हैं? क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये इनको कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस बनाता है। एंड राइबोसोम की वजह से ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होते हैं। हा, एक चीज़ याद रखना जो मुझे अभी एकदम से याद आई, एंड दैट इज़ कि स्मूथ एंडोप्लाज्म, जैसे कि इसमें तो होता है राइबोसोम रफ वाले में, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? फैट एंड लिपिड बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यही सब करता है ना। तो जो लीवर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें एक तरह का एंजाइम पाया जाता है, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं P450, P450। ये हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फैट स्टोर करने और डिटॉक्सिफिकेशन में, खासकर लीवर में। इस चीज़ को ध्यान रखना। कल मैंने बताया था कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में क्या होता है जो उसको प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है? ऐसे कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं? और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज ई पैलेट ने करी थी राइबोसोम की डिस्कवरी। ठीक है, अब ये बना किसका होता है? ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। ये आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का भाई होता है। ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबोस शुगर से बना हुआ है और ये राइबोस शुगर से बना हुआ है। डिफरेंस क्या आता है? ये हमने पढ़ा था डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बताया था?
और जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड्स ही होती हैं। डीएनए में मैंने आपको बताया था कि इसके जो बेस पेयर्स होते हैं वो ATGC होते हैं, एडिनाइन, थाइमाइन, गुआमाइन और साइटोसाइन। आरएनए में क्या होते हैं, आरएनए में जो बेस पेयर होते हैं उसमें एडिनाइन होता है, गुआनाइन होता है, साइटोसाइन होता है, बट थाइमाइन की जगह यूरेसिल आ जाता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। न्यूरॉन में होते हैं निस्ल बॉडीज़, निस्ल बॉडीज़ होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। आरएनए जो होता है वो 3 तरह का होता है, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, और एक होता है जो प्रोटीन के मेनली सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है राइबोसोम में, राइबोसोम आरएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एम क्या है, मैसेंजर आरएनए, तो ये मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहा होगा किसके बीच में, तो इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन प्रोडक्शन के बीच में एज अ मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। वहीं पे टीआरएनए की बात करें, नाम इसका टीआरएनए एक्चुअल में इसीलिए पड़ा बिकॉज ये टी शेप का ऐसा कुछ बनता है, और ये क्या करता है, इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स, इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टुगेदर टू फॉर्म अ पेप्टाइड चेन, टू फॉर्म अ पेप्टाइड चेन। और आरआरएनए क्या होता है, ये मेन कंपोनेंट है राइबोसोम का, इट इज़ दी मेन कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स, हम अपने जीवन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में व्यतीत करते हैं, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज़ एन एनवेलप ऑफ गैसेस, ये गैसेस का एक गुबार है जो कि किससे बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्लस हमें एक इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है। ये टिका क्यों हुआ है अर्थ में, बहुत सारे हमारे प्लैनेट हैं जिनमें कि कोई ज़रा सा भी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही टिका हुआ है। इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी लेयर हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। आज मैंने ज़्यादा इस वेटेड लेक्चर इसीलिए नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। कुछ ही बस 2-3 क्वेश्चन ही आपको वेटेड मिलेंगे, मैंने लाइट ही रखा है सो दैट ओही ना करें आप, क्योंकि आज वीक का लास्ट दिन भी है ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल पे आते हैं। तो क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो ये सबसे निचली परत होती है। इसी में ही जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब यहीं होती हैं क्षोभ मंडल में, ठीक। क्लाउड्स वगैरह, बारिश वगैरह सब यहीं पे होती है। इसमें जब हम ऊपर जाते हैं इस तरह से तो तापमान घटने लगता है, इसी को हम बोलते हैं लैप्स रेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिरावट की दर बोलते हैं इसको, लैप्स रेट, गिरावट की दर। क्या दर रहती है इसकी, ऊपर जाने में टेम्परेचर जो घटता है उसको लैप्स रेट बोलते हैं। तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, या फिर 165 मीटर चलने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ट्रोपोस्फियर की थिकनेस कितनी होती है, कहाँ तक जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर मिलेगी, तो ट्रोपोस्फियर की थिकनेस वैरी करती है। जैसे ये अर्थ है तो ट्रोपोस्फियर, और ये हैं आपके पोल्स, ये हैं ध्रुव, और ये है आपका भूमध्य रेखा इक्वेटर। तो कुछ इस तरह से वैरी करती है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इस तरह से वैरी करेगी, ठीक है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि इक्वेटर पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे ये जाता है 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक, और पोल्स यानी कि जो ध्रुव हैं वो वहाँ पे जाता है ये 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर। रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ऊपर तक कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर बहुत एक्सटेंड है, और मतलब ट्रोपोस्फियर बहुत ऊपर तक एक्सटेंड है, ठीक है। बट अगर एवरेज हम बात कर लेंगे तो कितना निकल आएगा दोनों का एवरेज, 13 किलोमीटर, ठीक है। तो कन्वेक्शन जो करंट डेवलप होते हैं हीट की वजह से, वो इक्वेटर में ट्रोपोस्फियर को ऊपर तक लेके जाते हैं, और जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होती है स्ट्रेटोस्फियर शुरू होती है, उस लाइन को ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। एक चीज़ बस और आपको ध्यान रखनी है ट्रोपोस्फियर में, कि इसको ट्रोपोस्फियर को रीजन ऑफ, ट्रोपोस का मतलब ही होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैसेस होती है, खासकर जो हमारा ट्रोपोपॉज है वहाँ पे, ठीक। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कौन सी हमारी विंड्स होती हैं जो अपर ट्रोपोस्फियर में यानी ऊपरी क्षोभ मंडल में ब्लो होती हैं, उनका नाम आप जल्दी से बताइए। स्ट्रेटोस्फियर पे आते हैं, समताप मंडल पे। समताप मंडल में क्या देखने को मिलेगा, तो यहीं पे आपके जो जेट प्लेन्स हैं वो फ्लाई होते हैं,
यहीं पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। और यूवी रेस की डिस्कवरी किसने करी थी, ये जरा कमेंट में आप बता देंगे। जैसे एक्स रेस की विलियम रॉन्टचेन ने करी थी। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, डॉप्सन यूनिट में। और ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जहाँ पे हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने का ये एक निर्णय लिया था। और देन किगाली अमेंडमेंट हुआ था रवांडा में। प्लस वियना कन्वेंशन भी ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। इसमें ऊपर जाने में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर घटता है। ये बहुत ही आसान है याद करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घटता है, यहाँ पे बढ़ता है। देन जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो टेम्परेचर फिर से घटेगा, फिर यहाँ पे आएंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। तो इस तरह से घटता बढ़ता है, ऑल्टरनेटिवली चलता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में सिर्फ दो चीज़ें, जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, ओजोन लेयर, और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है। ओजोन लेयर कितनी थिकनेस पे देखने को मिलेगी, 35 किलोमीटर समथिंग। और इसकी थिकनेस कहाँ तक जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर की, ये जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर की जाएगी 50 किलोमीटर तक। ठीक है, ये अप टू 50 किलोमीटर्स तक जाएगी। और जहाँ पे ये ख़त्म होगा मेसोस्फीयर शुरू होगा, उसको स्ट्रैटोपॉज बोलेंगे। मेसोस्फीयर को मध्यमंडल बोलते हैं। इसमें भी दो तीन चीज़ें याद करनी है कि एक तो मेटियोराइट्स जो होते हैं वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं यहाँ पे आते आते। और मेसोस्फीयर हमारी कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी परत यही है। थर्मोस्फीयर को हम आयोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। रीज़न इसका ये है बिकॉज हमें यहाँ पे बहुत सारे आयंस देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे आयंस के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो थर्मोस्फीयर है या फिर आयोनोस्फीयर है, ये क्या करता है, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो वेव्स, इसको रिफ्लेक्ट करता है। जो हम अर्थ से भेजते हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करके अर्थ में वापस भेज देता है। इतनी चीज़ें बस आपको याद करनी है। तो हम कहाँ पे रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे निचली लेयर है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में, वहाँ पे रहते हैं। और ये इसके बाद आ जाता है बाह्य मंडल, दैट इज एक्सोस्फीयर, इसके बियॉन्ड। ठीक है, अब इस ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि इतने ही आपसे क्वेश्चंस बनेंगे जो एटमॉस्फेयर है। बाकी एक चीज़ और यहाँ पे बन सकती है, दैट इज़ जो ट्रोपोस्फियर है उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस क्या है वो भी हम लगे हाथ देख लेते हैं कि गैसेस का किस तरह से यहाँ पे कॉम्पोजिशन है। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसका कॉम्पोजिशन। तो नाइट्रोजन आपको पता है 78%, ये वही गैसेज है जो कि चिप्स पैकेट में भरी जाती है। ये वही गैस है जो कि आपको टायर्स में भी देखने को मिलती है। ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%। और ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी थी, जोसेफ प्रीस्टली ने, जोसेफ प्रीस्टली। ऑर्गन 0.9% एंड CO2 0.03%। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर्स वॉज द फर्स्ट हु ट्राई टू कन्वे हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स कंसर्निंग द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ धम्म थ्रू इंस्क्रिप्शंस। निम्नलिखित मौर्य शासकों में कौन सा पहला था जिसने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के विचार का अभ्यास के संबंध में अपने विषयों को संदेश देने की कोशिश की। अब बृहद्रथ और चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों एक्सट्रीम्स में हैं। ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इनके टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, किसको डिफीट करके इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करी थी। ये लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के। किसने हराया था इनको, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था नंद वंश के, नंद डायनेस्टी के धनानंद को, धनानंद को। ठीक है, महापद्मानंद इसके फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के। बृहद्रथ इनको हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने इनको डिफीट किया था। इतनी चीज़ क्लियर। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी, इनके कंटेम्प्रेरी थे। और पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र किताब लिखी थी, लव स्टोरी बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्र, कालिदास जी ने। अशोक सही आंसर होगा। अशोक की अगर अब हम चर्चा करें तो अशोक सबसे पहले ये माना जाता है कि भाई ये अपने 99 ब्रदर्स को किल करके बने थे क्या बोलते हैं किंग, लेकिन थोड़ी सी एग्जैगरेटेड चीज़ें होती हैं ये। राधा गुप्ता, ये इंपॉर्टेंट है कि राधा गुप्ता की हेल्प से ये थ्रोन पे बैठे थे। एंड 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन, अपनी ताजपोशी के 8 साल बाद, 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन, ताजपोशी के बाद इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा। कलिंग कहाँ पे है, प्रेजेंट डे उड़ीसा में है, जहाँ पे उस समय छेदी डायनेस्टी रूल कर रही थी।
कलिंग, ये बैटल, ये वॉर हुआ 261 BC में। इतना ज़्यादा किलिंग्स हुई कि इनका जो हृदय परिवर्तन हो गया। एंड ही रिप्लेस्ड द बेरी घोष विच मीन्स द कॉन्केस्ट बाई वॉर, यानी कि वॉर, युद्ध लड़के आप किसी चीज़ को जीतते हैं, से धम्म घोष, जहाँ पे दैट इज़ कॉन्केस्ट बाई लव, धम्म घोष, जहाँ आप सारी चीज़ें, कॉन्केस्ट बाई हार्ट भी बोल सकते हैं, लोगों के दिल जीत के आप कॉन्केस्ट करते हैं। तो ये बेरी घोष को उन्होंने धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया। अब इनके पास कोई एक्चुअल में देखा जाए तो कोई रीज़न भी नहीं था वॉर लड़ने का, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा ही इंडियन के कब्जे में आ चुका था। तो इन्होंने अब जो है शांति का रास्ता अपना लिया, और इसलिए इन्होंने धम्म महामात्रा करके ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए, ये देखने के लिए कि सभी लोग धम्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और ये लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो धम्म का मतलब क्या है और उनका राजा उनसे क्या चाहता है। तो इसके लिए पत्थरों पे 14 लाइनें लिखवाईं, हर पत्थर पे 14 नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो लाइनें मिली पढ़ने में आई वो 14 लाइनें ही थी। वो किसने डिसाइफर करी सबसे पहले? ये जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करी थी सबसे पहले, जेम्स प्रिंसेप ना, इन द ईयर 1837, जहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट में इनके इंस्क्रिप्शंस मिले। कौन कौन से? जैसे कि हम बात करें, मोस्टली जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो प्राकृत यूज़ हुई थी, और मोस्टली जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी। मोस्टली बोल रहा हूँ, सिर्फ प्राकृत नहीं थी, ग्रीक लैंग्वेज भी थी, अरामिक लैंग्वेज भी थी, स्क्रिप्ट में ब्रह्मी भी थी, खरोष्टी भी थी, अरामिक भी थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे कितने रॉक एडिक्ट थे मेजर? 14 थे, 1 से लेके 14। सारे याद नहीं करने होते हमें। पहले में आपको पता होना चाहिए कि पहले में एनिमल स्लॉटर नहीं करना है, एनिमल किलिंग नहीं करनी है, ये इन्होंने लिखवाया था। और कलिंग वॉर के बारे में मेंशन किया था इन्होंने, जो 13th था, 13th जो इनका रॉक एडिक्ट था उसमें मेंशन करवाया था। कुछ चीज़ और आप देख सकते हैं कि टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजन्स रखना, ये 7वें वाले में। वैसे सब नहीं पूछता है, मैंने पहले भी यही बोला था कि पहला और 14 याद रखना, और सॉरी पहला और 13वां याद रखना, और उसी से पहले से क्वेश्चन बना था और 13वें से क्वेश्चन बना है। ठीक है, और यहाँ पे धम्म महामात्रा की अपॉइंटमेंट करी गई है, ये किस में लिखा हुआ है? 5वें में लिखा हुआ है। इन्होंने, अशोक ने, बुद्ध धर्म का एक्सपेंशन करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को श्रीलंका, जिसको उस समय सीलोन बोलते हैं, भेजा था। अभी के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ है। डैश इज द स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बोथ ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन वाटर अवेलेबिलिटी एंड कंडीशंस। डैश पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे पानी के वितरण और संचालन का अध्ययन है, साथ ही पानी की उपलब्धता और स्थितियां पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का भी अध्ययन का है। क्या है ये? हाइड्रोलॉजी, बायोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो बायोलॉजी तो यार सभी जानते हैं, जीव विज्ञान। इकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं अभी रिसेंटली, कि इट इज़ कि मतलब ऑर्गेनिजम्स और उनका किस तरह से इंटरेक्शन, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। कमेंट में आप बताएंगे इकोलॉजी टर्म किसने दिया, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स। हाइड्रोलॉजी इसका सही आंसर होगा। इकोलॉजी टर्म किसने दिया? 1866 में। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। 1866 में किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल जी ने दिया। एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं रामदेव मिश्रा जी को। रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अगला है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के विभिन्न भागों में पहली बार जनगणना असमान रूप से आयोजित की गई थी? 1900, 1885, 1872 या फिर 1912। नॉन सिंक्रोनसली का मतलब है कि पूर्ण रूप से नहीं करी गई थी। 1872 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने करी थी? शेर अफगान ने करी थी। अंडमान निकोबार की जब ये जेल में गए थे तो वहाँ पे शेर अफगान नाम एक अफगानी ने इनकी, शेर अफगान अफरीदी नाम था उसका, शेर अफगान अफरीदी, उसने इनकी मतलब चाकू मार के हत्या कर दी थी। ये पहला नॉन सिंक्रोनाइज्ड या फिर अनकम्प्लीट सेंसस था। पहला जो कंप्लीट या फिर सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था 1881 में, रिपन के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड रिपन आप बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, जैसे कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, आर्म्स एक्ट को रिपील किया था कि बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं रख सकता है। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट ये दोनों कौन लाया था?
1878 में इनको इंट्रोड्यूस किया था लिटन ने। इसके नाम क्या गया तो बिल्कुल भूल के भी लॉर्ड मत लगा देना, ठीक है। तो लिटन लाया था, और प्लस सिविल सर्विसेज की एज भी कम कर दी गई थी इसके टाइम पे, आई थिंक 19 तक कर दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रिपन के टाइम पे ही हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, हंटर एजुकेशन कमीशन आया था 1881 के टाइम पे ही। अच्छा, 1835 में मैकॉलेज मिनट आया था, और ये मैकॉले ने ही एक स्टेटमेंट दी थी कि यूरोप की लाइब्रेरी का, एक अच्छी लाइब्रेरी का एक शेल्फ में जितनी रखी किताबें हैं, इट इज़ वे बियॉन्ड द एंटायर लिटरेचर ऑफ एशिया। इसने बोला था कि जो एक लाइब्रेरी का एक शेल्फ की में जो रखी हुई किताबें हैं ब्रिटेन की, वो कहीं गुना ज़्यादा उनमें नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो पूरा जो लिटरेचर है। ये बात इस गधे ने बोली थी जिसका नाम मैकॉले था। ये मैकॉलेज मिनट लाया था जिसमें किसने बोला था कि इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से प्रमोट किया जाए हर लेवल पे, और इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट रखा था कि किस तरह आप अमीर लोगों को पढ़ा दो, ऊपर के जो इंडियंस हैं उनको पढ़ा दो, और वो अपने आप नीचे वालों को पढ़ा देंगे, जिसको हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। बट इस चीज़ को नेगेट किया था या फिर ठुकराया था किसने? चार्ल्स वुड ने, जिन्होंने वुड्स डिस्पैच दिया था। वुड्स डिस्पैच डलहौजी के टाइम पे आया था ये 1854 में, और डलहौजी के टाइम पे ही पहली हमारी ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने इन 1853, क्लियर। और रिपन जी के टाइम पे ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जहाँ पे फैक्ट्री में कर रहे वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट किया 1881 के टाइम पे ये भी आया। तो रिपन जी के रिगार्डिंग इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम सेंसस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, 1885 में क्या हुआ था? INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। अब हम थोड़ी सी सेंसस ऑफ इंडिया की चर्चा कर लेते हैं। इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो चर्चा हो नहीं पाएगी फिर। चलो, तो यहाँ पे अब चर्चा करते हैं सेंसस 2011 से। ये इंडिया का 15th सेंसस है, 15वां नंबर का सेंसस है, एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो सेंसस हुआ इसका थीम क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर। इसको कितने फेजेस में कंडक्ट किया गया था? 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया था इसको, ये ध्यान रखना है। वो 2 फेजेस कौन से थे? जो पहला फेज था वो हाउस लिस्टिंग का फेज था, जहाँ पे हाउसेस को लिस्ट किया गया, और जो दूसरा फेज था, जो सेकेंड फेज था, दैट वाज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का फिर दिन पता लगाया गया कहाँ पे कितने किस हिसाब से, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन इसको बोलते हैं। कब से स्टार्ट हुआ था ये सब? 1 अप्रैल 2010 से ये सब काम स्टार्ट हुआ था। सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसस के लिए, वो कौन थे उस समय? C चंद्रमौली साहब थे सेंसस कमिश्नर, जो कि किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, जरा कमेंट में बताएंगे आप लोग। सेंसस कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल, तो ये आता है मोहा के अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये पूरा सेंसस वगैरह कंडक्ट करवाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और, फादर ऑफ इंडियन सेंसस अगर पूछ लेगा, फादर ऑफ सेंसस इंडियन सेंसस, तो ये हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं। ढाका जो बांग्लादेश में प्रेजेंट डे उस समय इंडिया में था, वहाँ पे उन्होंने 1830 में किसी इंडियन सिटी का जो पहली बार सबसे पहले सेंसस हुआ वो करवाया था। क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम एनकरेजेस एंड प्रमोट्स डैश अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट। क्या प्रमोट करने की बात करता है ये पर्टिकुलर स्कीम, और कब लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो ये, और इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? अब शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री आती है हमारी? तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आती है। इसने यहाँ पे इनके एम्प्लॉयमेंट की बात कही थी, ठीक है, ताकि किस तरह से जो शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। इसको अनाउंस किया गया था 2014-15 का जो हमारा पहला ही बजट आया था उसमें अनाउंस किया गया था इसमें, और इनिशियली इसमें 200 करोड़ का कॉर्पस यानी फंड एलोकेट किया गया था, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम। जरा आप कमेंट बता देंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी। जरा ये बताएंगे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट प्रोग्राम कब आया था और किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था? ड्रॉट रेजिस्टेंट प्रोग्राम
एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992, 1991, 92, इसमें नाबार्ड ने इसको अंडरटेक किया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि 12 जुलाई 1982 को बनाया गया था बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। ड्रॉट रेजिस्टेंस प्रोग्राम को 1973-74 में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी 4th 5-year प्लान। गरीबी हटाओ ये 5th 5-year प्लान में था। थ्रू एन एक्ट passed in which year was the post of Governor General removed and a new post of Viceroy got created during the British rule in India? 1833 इसने क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गया था ऐसे जरा बताइए। कल हम लोगों ने देखा था वॉरेन हेस्टिंग 1773 के पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था पहला। और उसी ने ही डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल ख़त्म करी थी, डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट लेके आया था। उसी तरह ये विलियम बेंटिक बना था, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसने सती प्रथा भी ख़त्म करी थी 1829 के टाइम पे। प्लस इसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कॉमर्शियल फंक्शंस हैं, वाणिज्यिक जितने भी इसके कार्य थे, उन सब को ख़त्म कर दिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। 1813 ने क्या किया था, 1813 का था, उसने तो पहले बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेडिंग सब खत्म, कॉमर्शियल फंक्शन खत्म, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। ट्रेड चाइना के साथ ट्रेड कर सकता है और चाय में ट्रेड कर सकता है, और उस दोनों को भी ख़त्म कर दिया गया था 1833 से। प्लस 1813 में रुपए 1 लाख रुपए को सेट असाइड किया गया था फॉर दी टू बी स्पेंट इन दी एजुकेशन में खर्च करने के लिए इसको सेट असाइड किया गया था। प्लस क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया गया था कि वो इंडिया में जाके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा गया था 1813 के एक्ट के थ्रू। 1935 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था कल, आई थिंक हम लोग देख रहे थे अभी कल या फिर परसों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मैंने बोला था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन आया था सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया ने भारत में साम्यवाद का जनक बोल देते हैं। प्लस इसी में एक चीज़ थी कि एक इंडियन जो है वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हो सकता है। फिर मैंने बोला था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, जिसको कि हम मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इसने उस सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा को और एक्सटेंड किया था। क्या किया था उसने? और एक्सटेंड किया, यानी कि पृथक निर्वाचन एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इन सबको भी दिया इसने। प्लस इसने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया था, ये द्वैध शासन लाया था, डायरकी लाया था। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। डायरकी का मतलब क्या होता है? नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन लाया था। इसका मतलब होता है, देखो जैसे हमारी यूनियन लिस्ट होती, स्टेट लिस्ट होती, कॉन्करेंट लिस्ट, पता है आपको? वैसे ही पहले होती थी, एक तो सेंटर लिस्ट होती थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट होती थी, ठीक है? तो जिसमें सेंटर लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट, और जिसमें प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर बना सकते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब इन प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट में बांट दिया गया था, रिजर्व्ड आरक्षित और ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं डायरकी। प्रोविंसेस में लाया था। और सेंटर में बाई कैमरलिज्म लाया था, द्विसदनीय विधानमंडल लाया था ये। अब इसी सेम चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पार्ट लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से डिराइव्ड है, उसको हमने ख़त्म कर दिया, एंडेड। यानी डायरकी से प्रोविंसेस ख़त्म करके प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्तता दे दी। और वो उसने क्या किया, वो प्रोविंसेस में 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को दे दिया बाई कैमरलिज्म, और डायरकी दे दिया किसको? डायरकी अब सेंटर को दे दिया, यानी जस्ट उल्टा इसने कर दिया उठा के। क्लियर इतनी चीज़? ठीक, तो ये चीज़ हो गया। 1858 इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1857 में एक बहुत भयंकर रिवोल्ट हुआ था, जिसको सीपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह। तो इसलिए इसको हम ये एक एक्ट लाइक क्वींस प्रोक्लेमेशन जिसको बोलते हैं। उस समय क्वीन कौन थी, कोई बताएगा? कौन था उस समय क्वीन ब्रिटेन का? ब्रिटेन के, बिकॉज ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है, बट यहाँ पे क्वीन या किंग होता है, हेरिडेटरी हेड होता है। और उस समय क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया। तो इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चले आओ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। प्लस गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बना दिया। और वॉइस रॉय कौन बना? कैनिंग, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट के समय उस समय कैनिंग ही गवर्नर जनरल था, तो वही वॉइस रॉय बन गया। प्लस इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोजीशन क्रिएट की,
जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल भी दे डाली। प्लस इसने एक कमीशन का भी गठन किया, एंड दैट वाज पील कमीशन, जिसको हम पील आयोग बोलते हैं, ठीक है, पील कमीशन। इसका मेन काम था कि किस तरह से इंडियन आर्मी में किस तरह से कॉम्पोजिशन रखना है वो एडवाइस करे। और इसने ये एडवाइस करे कि इंडियन आर्मी में इंडियंस को कम रखो, नहीं तो फिर 1857 रिवोल्ट जैसा फिर कुछ हो जाएगा। 1853 के एक्ट ने ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। एंड फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से हम किसको जानते हैं? कॉर्नवालिस सर को जानते हैं। कॉर्नवालिस ही था जिसने कि हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम लेके आया था 1793 में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। यहाँ पे लेके आया था 1820 में रैयतवाड़ी, मुनरो एंड रीड, और सर यहाँ पे तमिलनाडु में, और यहाँ पे NWFP पंजाब हरियाणा, यहाँ पे होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक महालवाड़ी लाए थे 1822 में। और कौन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था ये बता दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियंस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद मैहर घराना? तो मैहर जगह पड़ती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मैहर करके इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैहर से क्या याद आना चाहिए आपको? लोदर मेयर है ना, 1869 में वो एटॉमिक वेट और वॉल्यूम वाला ग्राफ प्लॉट किया था। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ मैहर घराने से संबंध नहीं था? रविशंकर जी का था, बिस्मिल्ला खान जी का नहीं था। बिस्मिल्ला खान जी के बारे में बताया था, डुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ था और बनारस घराना से ये बिलोंग करते थे। क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे, उसमें 7 होल होते हैं, 7 छेद होते हैं। और ब्रेड फोर्ट में इन्होंने बजाया था। 2001 में इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। प्लस ईरान के तेहरान में इनके नाम पे ऑडिटोरियम है। प्लस इन पे एक हम बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, उसका नाम था संगे मील से मुलाकात। ये ध्यान रखिएगा, संगे मील से मुलाकात। किसने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री? गौतम घोष, ठीक है, गौतम घोष ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई इन पे, उस्ताद बिस्मिल्ला खान पे। नाम अच्छे से याद करिएगा, रखिएगा। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी भी इसी से एसोसिएटेड हैं, जो कि अली अकबर खान की बेटी थी और रविशंकर की वाइफ थी, ठीक है। अली अकबर खान किससे एसोसिएटेड हैं? सरोद से। और अन्नपूर्णा देवी किससे एसोसिएटेड हैं? सुरबहार से। अली अकबर खान का ध्यान रखना, इनका अली अकबर खान के बारे में, इनका एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक कॉम्पोजिशन है जिसका नाम है द 40 मिनट्स रागा। तो ध्यान रखना है किससे एसोसिएटेड है, किसका कॉम्पोजिशन है? द 40 मिनट्स रागा, ये है अली अकबर खान का। क्लियर। पंडित रविशंकर सितार से एसोसिएटेड हैं, इनकी बेटी अनुष्का शंकर भी हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, इमरात खान। पंडित रविशंकर को वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी मिला, पहले इंडियन थे जिनको ग्रैमी मिला। 5 बार ग्रैमी मिल चुका है इनको, ठीक है। 1999 में दूसरे इंडियन म्यूजिशियन बने जिनको भारत रत्न मिला। पहले कौन थे यह बताना आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। मैहर घराना कहाँ से है? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है मैहर। यहाँ पे एक अच्छा सा टेम्पल भी है, और एक उसी के बगल में एक लेक भी है बड़ा अच्छा सा, उसका नाम क्या, आल्हा उदल लेक करके। अगर गए वहाँ भी आप कभी, तो अभी मैं जाऊँगा कुछ दिन बाद, ठीक है, तो तुम्हें दिखाऊँगा। और डैश इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, एक डैश 1 मीटर का 1 अरबवां भाग है। एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, पारसेक या फिर नैनोमीटर। तो क्या है ये? तो एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो एंगस्ट्रॉम में एक होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, एक माइक्रोमीटर में होते हैं 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और माइक्रोमीटर से कुछ रिलेट करके मुझे बता दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है। पारसेक किसकी यूनिट होती है? ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज होती हैं, सेलेस्टियल डिस्टेंसेज होती हैं, उनको, खगोलीय दूरियों को हम पारसेक में मापते हैं। पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। पास्कल होती है प्रेशर यानी दाब की यूनिट, और पारसेक होती है डिस्टेंस की। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं? ये होते हैं आपके एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है, बता दिया था सारी चीज़ें, ठीक। और नैनोमीटर में क्या होता है? एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोमीटर की अगर बात करें तो मैंने क्या बताया था? 0.5 से लेके, सर बताया तो था मैंने पीछे, क्वीन विक्टोरिया, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर लगे हाथ जरा, हम बैक्टीरिया और आरबीसी को भी, जो हम लेंथ वगैरह है इनकी भी माइक्रोमीटर में ही मापते हैं, इनकी भी देख लेते हैं।
तो बैक्टीरिया की ध्यान रखना 3.5 से 4, 3.5 मीटर, और इसकी 7 से 8 मीटर होती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो 3.5 और इसकी 7, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका दुगना है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आसानी से याद रहेगा। रेंज देगा तुमको 3 से 4, इसमें रेंज देगा 6 से 8 के बीच में, ठीक है। तो बैक्टीरिया 3.5 माइक्रोमीटर और आरबीसी की लेंथ होती है 7 माइक्रोमीटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्टिब्रेट? कौन कशेरुकी का उदाहरण है? वर्टिब्रेट क्या होते हैं? वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें पूरा वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम देखने को मिलता है। स्केलेटल सिस्टम जिसमें कि आपका एक स्पाइनल कॉर्ड होगी पूरी। इस स्पाइनल कॉर्ड को हम नोटोकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब रिकॉल करिए फिर से वाइट टेकर जी को। वाइट टेकर जी कौन थे? जिन्होंने 1969 में क्या किया था, पूरा जो आपका लिविंग वर्ल्ड है उसको 5 किंगडम से बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम्स हो गए, उसमें से प्लांटे पढ़ चुके हैं और एनिमेलिया के बारे में अब आज से पढ़ना शुरू करेंगे। क्रस्टेकेंस, इंसेक्ट्स और मैमल्स, ठीक है। क्रस्टेकेंस जो होते हैं ये ऑर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट भी इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब जो ऑर्थ्रोपोडा होता है इसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं ऑर्थ्रोपोडा की। पहली बात तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता ही है। फाइलम क्या होता है सर? तो कुछ दिन पहले बताया था कि किंगडम होता है, उसके अंडर में आपकी फाइलम होते हैं, फाइलम के अंडर में क्लास होते हैं। इस तरह से पढ़ा था, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास। तो स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब इसमें ये तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये नहीं बता रहा हूँ कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये नहीं बता रहा हूँ कि सीलोमेट हैं। ये तीनों फीचर में एक साथ ही जब सारे जितने भी फाइलम आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, सबको लाइन पर रख के उन तीनों के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं ऐसे में कन्फ्यूजन होगा। जिनको पहले से पता है उनका तो रिवीजन हो जाएगा, जिनको बिल्कुल नहीं पता है तो उनके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लार्जेस्ट फाइलम, जॉइंटेड लेग्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड बस अभी के लिए इतनी 3 चीज़ें याद करनी। और इसमें जो सबसे बड़ा क्लास होती है, क्योंकि फाइलम के अंडर में क्लास आती है, वो इंसेक्ट्स की होती है। और इसमें जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स, यानी कि पूरी इस तरह से बॉडी डिवाइडेड होती है। जो इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है वो उसी का बना होता है जिसका हमारा फंगस का सेल वॉल बना होता है, यानी कि काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मोलस्का क्या होता है? मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इसमें कौन कौन आता है? इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं कोट करूँ तो जैसे स्क्विड हो गया, स्नेल्स हो गए, ये सब मोलस्का में आएंगे, ठीक है। गोलू मोलू से होते हैं, ये बड़े गुलगुले टाइप होते हैं। और ऑर्थ्रोपोडा में कौन आएंगे भाई? जॉइंटेड लेग्स वाले। याद क्या करो, मतलब थोड़ा सा आसपास रिलेट करो। स्कॉर्पियन हो गए हमारे, यानी कि बिच्छू लोग हो गए, स्पाइडर हो गए, मकड़ी हो गई, क्रैब यानी केकड़े हो गए, मच्छर लोग हो गए, ये भी तो इंसेक्ट से ही बिलोंग करते हैं, तो मच्छर वगैरह हो गए, ये सब इसी में आते हैं आपके। एराक्निड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब ऑर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं। और मैमल्स सही आंसर होगा। मैमल्स जो होते हैं ये कोर डेटा जो संघ होता है उससे बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस भी तो मैमल्स ही होते हैं, तो हमें भी तो एक नोटोकॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, उसी को ही नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड सिर्फ कोर डेटा में ही देखने को, जो कॉर्डेट्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। और जो मैमल होते हैं वो नोटोकॉर्ड, मतलब ये आपके वर्टिब्रेट होंगे। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, सिंपल, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है? ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल नंबर 75 अनुच्छेद नंबर 74 है वो यही बोलता है कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर who will aid and advise the president who shall act in such advice। मतलब कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका चेयर या जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट का हेड कौन हुआ? इसी का ही मतलब होता है गवर्नमेंट का हेड हुआ प्रधानमंत्री। इनका काम क्या होगा? प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। और जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति, वो इन्हीं की एडवाइस पे ही काम करता है। प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की एडवाइस पे ही हमेशा काम करता है। ये तक तुम बस इतना ध्यान रख लो, उसको टॉयलेट भी जाना है तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के जाएगा, बस इतना तुम ध्यान रखना, ठीक है। ही रिकमेंड्स द नेम ऑफ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट, यस। आर्टिकल नंबर जो 75 है, अनुच्छेद नंबर जो 75 है, वो इसी की बात करता है। 75 में काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, जैसे जो पहला क्लॉज है वो ये बोलता है कि प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, प्लस जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन उन्हीं की करेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। सेकंड में क्या लिखा हुआ 75 क्लॉज 2 कि दे शैल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को जब तक ये प्लेजर देते रहेंगे प्रेसिडेंट को। अब किस तरह का प्लेजर है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक तरह से इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है किसको, प्रेसिडेंट को। तीसरा क्लॉज क्या बोलता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली यानी कि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। और लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा होता है, पता है तुम्हें। इसी तरह ही सारी चीज़ें सेम टू सेम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल नंबर 164 में लिखी हुई है। 89 बस ऐड कर देना होता है सेंटर के आर्टिकल में और बिल्कुल वैसा ही तुम्हें स्टेट का आर्टिकल मिल जाता है। उसमें क्या लिखा होगा, पीएम की जगह सीएम होगा, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सेंटर में होता है तो स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है कि इनकी शपथ लिखी हुई है, ओथ। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर यानी मंत्री बन सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अगर किसी हाउस की सदन की सदस्यता नहीं ली तो मिनिस्टरशिप भी चली जाएगी। जैसे अभी कई सारे ऐसे होंगे जो मिनिस्टर बन के बैठे होंगे लेकिन अभी किसी हाउस के मेंबर नहीं होंगे, तो मैक्सिमम 6 महीने तक फिर आपको किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होती है। जैसे कि मान लो एस जयशंकर हैं, उनको गुजरात की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से राज्यसभा में भेज दिया बीजेपी ने, ठीक है, मतलब उनको मिनिस्टर ही पहले बना दिया, वो मिनिस्टर बना दिया, किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, फिर उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गुजरात से, ठीक है। और छठवां इनके सैलरी और अलावेंसेस की बात करता है। कमेंट में आप बताएंगे कि सैलरी और जो अलावेंसेस हैं ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये कौन सी अनुसूची में आते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, ही इज़ द प्रिंसिपल कम्युनिकेटर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेन करेक्ट। ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 78 बोलता है कि जो आपका प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो एक तरह का लिंकेज के तौर पे एक्ट करता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, मंत्रिपरिषद के बीच में। तो कोई इस तरह का भी डिसीजन अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जिसके बारे में नहीं पता है, तो वो चीज़ प्रेसिडेंट पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर से कि क्यों बाकियों को नहीं पता है। तो मतलब एक तरह से कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है तो वो आपका आर्टिकल नंबर 78 होगा, ठीक है, यानी इट डिटरमाइंस द ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड दैट इज़ वाई ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, इसी तरह से तो हमारी लिंच पिन होती है, इसी की वजह से हम बोलते हैं प्रधानमंत्री को लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। किसने बोला था, ये बोला था लिंच पिन ऑफ, या तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं लिंच पिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था इसको, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लिंच पिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रट के रखना इसको। वो इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो ड्यूटीज़ हैं कुछ इस तरह की। एंड ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वही क्या होता है, वही रियल हेड होता है, वही रियल हेड होता है। और इस वही को फिर हम क्या बोलते हैं, वही को हम बोलते हैं डी फैक्चुअल हेड। एंड डी ज्यूरे हेड कौन होता है, डी ज्यूरे हेड वो होता है जो नॉमिनल होता है, जो नाम का होता है, जिसके पास रियल हेड पावर्स नहीं है। रियल पावर्स किसके पास नहीं है, जो नाम का है हेड, वो है प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ कंट्री है। ये क्या है, हेड ऑफ कंट्री है, प्लस ये सुप्रीम कमांडर होता है तीनों डिफेंस फोर्सेस का, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, ठीक है। सुप्रीम कमांडर भी यही होता है तीनों डिफेंस फोर्सेस का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ही एंड हिज मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रॉन्ग, बिकॉज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो राज्यसभा होता है, बट दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट राज्यसभा। एज पर द IPR, that is Industrial Policy Resolution of 1956, the first category includes industries, the future development of which will be the responsibility of dash, foreign government,
प्राइवेट सेक्टर ओनली, स्टेट ओनली, कोऑपरेटिव सेक्टर ओनली। IPR 1956। तो भारत में IPR का दौर शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का जो दौर शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1948 से। तो जो पहली IPR आई थी, जो पहली औद्योगिक नीति आई थी, वो 1948 में आई थी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाली कब आई थी, 1948 में। और इसमें इंडस्ट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। जो इंडस्ट्रीज़ थी इनको टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। देन 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई, सेकेंड IPR आई, जिसको कि हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड इट कोइंसाइडेड विद द सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टारगेट क्या, गोल क्या था, जिसका सेकेंड 5 ईयर प्लान का गोल था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तेज़ी से औद्योगिकरण। एक चीज़ मुझे कमेंट में आप ये बताइए सभी लोग कि मैंने आपको 5 ईयर प्लान अभी पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। सारे तो नहीं पढ़ाए होंगे तब मुझे पता है, लेकिन क्या अभी स्टार्ट किया है कि नहीं किया हम लोगों ने, ये मुझे आपसे जानना है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। इसमें इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल्स में बांट दिया गया था, 3 शेड्यूल्स में बाइफरकेट कर दिया था। अच्छा, मैंने पीछे पूछा था कि कौन से शेड्यूल में इसकी सैलरी है, तो TEA, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, एमोल्यूमेंट यानी कि एफर्मेशन होती है, आपका सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, नहीं कर लिया था, ये कैसे दो तरह के कमेंट कैसे आ सकते हैं भाई, कि नहीं भी किया था और कर भी लिया था। नहीं नहीं नहीं, यस यस यस, मतलब क्या चल रहा है ये? अरे ये तो करवाया होगा, ये तो नहीं करवाया होगा, या तो तुम लोग अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो। 5 तक पढ़ाया है, ठीक है, हाँ ये सही आंसर होगा, 5 तक पढ़ाया है, ऑल राइट, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा ना, सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, रौरकेला में, भिलाई में, और कहाँ पे, तीसरी बताओ कहाँ पे हुई थी? तो 1956, ठीक है। तो 3 शेड्यूल्स में, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C, इसमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी, 17 थी, इसमें 12 और इसमें रिमेनिंग, नंबर इसमें नहीं है, बस इसमें रिमेनिंग है, जितनी बच गई वो इसमें। शेड्यूल A में वो इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें, जो कि गवर्नमेंट मैनेज करेगा, गवर्नमेंट ओन्ड होंगी, इनको भी गवर्नमेंट करेगा, लेकिन प्राइवेट की भी हेल्प ले सकता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट सेकेंडरी रोल रहेगा बस यहाँ पे, और इसमें पूरा तरह से प्राइवेट का रोल रहेगा। देन 1991 में, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका एक तरह से लाइसेंस राज शुरू होता है, लाइसेंस राज शुरू होता है, जो और तटस्थ हो जाता है 1956 में जाके। लाइसेंस राज का मतलब ये होता है कि प्राइवेट प्लेयर जल्दी से इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने जाओगे तो जो घूस देगा सरकारी जो अफसर बैठे हुए हैं उसको लाइसेंस मिलेगा। तो इसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक हालत खस्ता हो गई थी, और इसीलिए जो 1991 में हम LPG रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे हमने क्या किया था, इस लाइसेंस राज को ख़त्म किया था 1991 में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और कुछ हाँ, 1991 में हमारी लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसके बाद अभी एक भी नहीं आई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज़ जो कि द फ्यूचर डेवलपमेंट विच विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट ओनली। ठीक है, स्टेट का मतलब है हमारी सरकार का वो होगा। ठीक है, ये क्या है? शेड्यूल नंबर C है। शेड्यूल नंबर B में कौन है? जो स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त द फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर टू अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या टाइटल अडॉप्ट किया था? महाराजा धीराज। गुप्त डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे इसके उपगुप्त। उपगुप्त फाउंडर थे। सबसे फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर थे चंद्रगुप्त द फर्स्ट, जिनको महाराजा धीराज के नाम से जानते हैं। गुप्त के टाइम पे ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ या फिर लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन स्टार्ट हुए थे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। गोल्डन एरा इसको हम जानते हैं, गुप्त जो एरा था उसको। और महाराजा धीराज का टाइटल एक मौखरी डायनेस्टी के रूलर ने भी लिया था। उनका नाम बताइए। विक्रमादित्य की बात करें तो ये टाइटल लिया था चंद्रगुप्त द सेकंड ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय से ही एसोसिएटेड है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह किसके साथ हुआ था और उनका बेटी का नाम क्या था? ये मैं बता चुका हूँ, मौखरी वाला। कौन थे ये? ईशान वर्मन थे। ईशान वर्मन। और ग्रह वर्मन थे मौखरी डायनेस्टी के रूलर, जो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी थी। उनकी शादी हुई थी राज्यश्री के साथ, जो हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन की बहन थी, प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। और हमने देखा था कि इस तरह से वो गौड़ प्रोविंस के राजा थे शशांक, उन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, देन उनका बदला हर्षवर्धन ने लिया था। ठीक है, मेहरौली। और इनकी बेटी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता।
प्रभावती गुप्ता, जिन्होंने वर्कर टर्कर डायनेस्टी के रूलर रुद्रसेन दी सेकंड के साथ विवाह किया था। उनकी डेथ हो गई थी तुरंत ही। एंड देन चंद्रगुप्त सेकंड ने जो मेन इनका पूरा एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा वाका टकर डायनेस्टी का जो पूरा मतलब पूरा रूल है वो प्रभावती गुप्ता के अंडर में चला गया था, और उसके बाद चंद्रगुप्त टू का इनडायरेक्ट कंट्रोल वहाँ पे आ गया था। ठीक है। एंड एक चीज़ आपको बताना है, दैट इज़ समुद्रगुप्त के क्या टाइटल्स थे। समुद्रगुप्त जो कि पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल गुप्त रूलर थे, एंड कौन सा प्रशस्ति इनसे एसोसिएटेड है, प्लस जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किससे एसोसिएटेड है, किस गुप्त डायनेस्टी के रूलर से एसोसिएटेड है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, प्लस नालंदा यूनिवर्सिटी बताएंगे, एंड पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, पहाड़पुर कॉपर प्लेट, ये कहाँ पे, बंगाल में पहाड़पुर। ठीक है, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे है। तो समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त के जो टाइटल्स थे वो थे कविराज, सर्वराज ओछेत्ता, सर्वराज ओछेत्ता, और नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। वीणा बजाते हुए कॉइन्स में इनको दर्शाया गया है, और इनका प्रयाग प्रशस्ति इनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने इनके लिए कंपोज किया। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। एंड ठीक है, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। भीतरी पिलर की अगर बात करें तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है आपका, ये आपको यूपी के कानपुर में देखने को मिलेगा, और ये स्कंदगुप्त, यहाँ पे एक भीतरगांव मंदिर भी है कानपुर में ही, जो ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, ध्यान रखना। भीतरगांव मंदिर है कानपुर में ही, और ये ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है इंडिया का, कृष्ण जी का मंदिर है ये, स्कंदगुप्त से एसोसिएटेड है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन प्लस जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो भी। ठीक है, जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो भी स्कंदगुप्त से एसोसिएटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई, कुमार गुप्तदीप प्रथम, कुमार गुप्तदीप फर्स्ट ने। एंड जो पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये बुद्धगुप्त से एसोसिएटेड है। और स्कंदगुप्त के टाइम पे ही हुन्स का इन्वेजन हुआ था, हुनाज ने इंडिया में इन्वेड किया था, जिसको इन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्ट कर लिया था, सक्सेसफुल रहे थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किसी पिंड की परमाणु या फिर अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पहचानें। सर आपने थोड़ा ज़्यादा जल्दी ओआसा दिया। ओआसा क्या होता है भाई, ये नए नए वर्ड कहाँ से ला रहे हो, ओआही और ओआसा, ये सब कहाँ से आ रहे हो तुम लोग। ये मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। विंड एनर्जी नहीं है, तो विंड के चलने की वजह से होती है। हाइडल एनर्जी ये तो पानी की वजह से होती है, हाइड्रो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, थर्मल एनर्जी इसका सही आंसर होगा। थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, और इससे क्या होता है, यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट होते हैं, मूव होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का जनरेशन होता है। डू नॉट कन्फ्यूज़ एटम और मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे मैं न्यूक्लियर एनर्जी ऑप्शन में रख देता तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग न्यूक्लियर यानी नाभिक ऊर्जा को मार्क कर देते। बट न्यूक्लियर एनर्जी में अंतर ये होता है कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसमें न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, फिजन रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, फिजन रिएक्शन होती है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था हम 92U235 ये एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं यूरेनियम को, और इसी के साथ वर्क कर रहे थे कौन, हेनरी बैक्वेरेल, जब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मता की खोज करी थी। मैडम पीर क्यूरी, और जिनको मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पीर क्यूरी ने पोलोनियम की डिस्कवरी करी थी, जब इसके साथ काम कर रहे थे। इसमें हम जब न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से इसका फिजन होता है, और इसमें एक तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इस चेन रिएक्शन में, प्लस बेरियम और क्रिप्टन निकलता है। क्रिप्टन क्या अभी हमने देखा था, एक इनर्ट गैस है। इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, और 84 रफली इसका हो जाएगा एटॉमिक मास। बेरियम की बात करेंगे 56 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 144 इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये 2 निकलते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियस से 2 छोटे न्यूक्लियस मिले, इसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। चेन रिएक्शन होती है। देन यहाँ पे हम कूलेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, कूलेंट के तौर पे हम किसको यूज़ करते हैं, हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है,
मॉडरेटर जो चेन रिएक्शन को थोड़ा सा लिमिट इन दी सेंस, मॉडरेटर का काम ये होता है कि सो दैट न्यूट्रॉन वहीं पे न्यूक्लियस में यूरेनियम पे जाके हिट करे, इधर उधर कहीं ना भाग जाए। तो इसमें हम कैडमियम रॉड्स का यूज़ कर लेते हैं प्लस बोरॉन रॉड्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कैडमियम और बोरॉन रॉड्स का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हैवी वाटर और ग्रेफाइट का यूज़ हम कूलेंट के तौर पे कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। यहाँ पे अप्सरा न्यूक्लियर पावर प्लांट था और अप्सरा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। और कुंडनकुलम आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो याद रखिए ये कहाँ पे कुंडनकुलम और कल्पक्कम काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो कल्पक्कम और कुंडनकुलम कहाँ पे हैं ये आपके तमिलनाडु में, कल्पक्कम में ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अभी इंस्टॉल किया गया है। फिर अगर हम बात करें, क्या बात कर लें कि आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ एनर्जी बोलता है। हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही एंटनी लेवॉइजियर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि मास जो होता है एक रिएक्शन में कंजर्व्ड रहता है, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एकदम से आ गया मेरे दिमाग में, और क्योंकि अभी सिलेक्शन पोस्ट में है, फिर आई थिंक सीपीओ में पूछा गया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब दिया था, ये ध्यान रखना, 1789 में। 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू दी थी, जो कि होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और 98 को 89 कर दो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो द्रव्यमान का कंजर्वेशन संरक्षण का सिद्धांत है वो एंटोनी वॉन लेवॉइजियर ने दिया था, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी पॉन्ड वाटर में 1675 में, प्लस पायरोगैरा को एक लिटिल प्लांट इस तरह से बोला था उन्होंने। अब याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ के मूवमेंट से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूवमेंट से हमें पता होनी चाहिए कि गतिज ऊर्जा दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आप जरा कमेंट में बताएंगे। किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। जैसे कि मान लेते हैं जो हमारा कोई डैम होता है, डैम में एक हाइट पे पानी स्टोर्ड होता है, तो वो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जो डैम्स के गेट होते हैं उनको खोलते हैं तो पानी नीचे गिरता है, टर्बाइंस लगे होते हैं वो घूमते हैं, चक्के बोलते हैं उनको, तो उसमें वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जैसे कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हमने किसी बॉल को थ्रो किया, ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो यहाँ आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल एकदम मिड वे में, और जहाँ पे ग्राउंड से जस्ट जैसे ही स्ट्राइक करने वाली होगी तो उसके पास 0 एक आप मान सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस टाइम पे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, तो अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्लस जरा एनर्जी का ये बता दो, कन्वर्जन किस में कन्वर्जन बता दो, डायनमो में किस तरह से होता है, जनरेटर में किस तरह से होता है, एंड मोटर में किस तरह से होता है। डायनमो में, जनरेटर में एंड मोटर में। और जनरेटर मोटर सुनते ही तुम्हें क्या याद आना चाहिए, फ्लेमिंग के हाथ याद आनी चाहिए तुम्हें, नहीं तो तुम ध्यान रखना फ्लेमिंग जी आके सपने में बड़ा सताएंगे, ठीक है, और तुम्हारे हाथ का कुछ और कर देंगे फिर वो, अगर तुमने फ्लेमिंग जी को याद नहीं किया। तो डायनेमो और जनरेटर दोनों सेम काम करते हैं, क्या ये काम करते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक दैट इज़ मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। मोटर जो होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में वो करता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है हमें, और जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है। लेफ्ट हैंड जो होता है ये फोर्स बड़ा लगाता है फ्लेमिंग जी का, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और राइट क्या बताता है, ये इंड्यूस्ड करंट, यानी कि किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को लेके जाएंगे तो उसमें कितना करंट इंड्यूस होगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज दिखाया जाए बाई राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसको बेटा तुम राइट हैंड थंब रूल से कंफ्यूज मत कर देना। फ्लेमिंग का राइट हैंड और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड अलग है, और एक राइट हैंड थंब रूल होता है वो अलग होता है। फ्लेमिंग जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर की तरफ है तो करंट फ्लो हो रहा होगा या तो नीचे की तरफ, उसमें अगर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो निकालना है, तो वो कौन राइट हैंड थंब रूल बताता है, फ्लेमिंग नहीं उसमें। और ये चीज़ बताई किसने थी,
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था, बताओ जल्दी से। हु गेव दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये किसने दिया था, ये दिया था हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। और कब दिया था ये तुम जल्दी से बताओगे, तुम्हारी या फिर तुम्हारा ये होमवर्क है आज का, ठीक है। हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने ये चीज़ बताई थी। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जेम्स पी जूल ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कैग, कैग से कौन सा यहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से। फराडे हैं, फराडे कहाँ से आ गए, फराडे तो आपके वो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले। फराडे ने EMI दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैक्सवेल, फराडे सब लिख दो जो आ रहा है मन में हैं। कैग की बात करें तो कौन से आर्टिकल में, 148 से 151, पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन की बात करता है, एंड ऑल्सो द चैप्टर नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 के चैप्टर 5 में है। कैग एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, सिंगल मेंबर्ड बॉडी है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर हैं, एक CEC और 2 EC। फाइनेंस कमीशन 5 मेंबर है, एक चेयरमैन 4 अदर चेयरमैन। ये सिंगल मेंबर है बेचारा, अकेला है अभी तक, सिंगल ही है, ठीक है। और ये जो होता है हेड होता है किसका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कितना पैसा भारत की संचित निधि, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आया, कितना नहीं, ये सब सारी चीज़ें कौन देखता है, कैग देखता है। कैग की बात करें, इसको हम फिलोसोफर एंड गाइड बोलते हैं, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। पहले कैग कौन थे, करंट में कैग कौन है, ये आप कमेंट बता देंगे। आर्टिकल 148 तो ऑफिस ऑफ कैग की बात करता है कि देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 149 ड्यूटीज़ की बात करता है, ड्यूटीज़ ऑफ कैग, ठीक है। एंड ऑब्वियस ये बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी बिकॉज संविधान में इसके आर्टिकल मेंशन्ड है। 150 बात करता है इसके फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स की, फॉर्म्स ऑफ किस तरह के फॉर्म्स अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, और यहाँ पे पूछा, अच्छा रिलेटेड पूछा है। और 151 में क्या है, रिपोर्ट्स ऑफ कैग। ये अपनी रिपोर्ट्स किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है अगर सेंटर से संबंधित है, और गवर्नर को देगा अगर वो स्टेट से संबंधित है, और वो दोनों लोग अपने प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में और वो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में रखेगा, ठीक है। वी नरहरि राव पहले कैग थे, नरहरि राव। करंट में GC गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको कि एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है ILO का, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट करंट अफेयर्स का शॉर्ट लगाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वेयर विल बी द कंट्रीज फर्स्ट यूनिटी मॉल विल बी ओपनड। तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खोला जाएगा, कानपुर, उज्जैन, इंदौर या फिर जयपुर, ठीक है। सर स्टैमिना कैसे बढ़ाएं, स्टैमिना कैसे बढ़ाएं, वाह ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा, अभी बताते हैं, रुकना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन करवाने दो। हाँ, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, बिल्कुल सही है। तो क्या ऑप्शन है, कानपुर में यार कुछ करवाते ही नहीं लोग, सब गंदगी पड़ी रहती है यार, कहीं घूमने भी जाओ तो कहाँ जाओ, कानपुर में बड़ा रोना आता है। खैर कोई नहीं, उज्जैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर B, उज्जैन में कंट्री का पहला यूनिटी मॉल खोला जाएगा, जहाँ पे हस्तशिल्प वगैरह, मतलब इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत तर्ज पे इसको खोला जाएगा, कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर उज्जैन की जो भी खासियत होंगी उन सारी चीज़ों को वहाँ पे शोकेस किया जाएगा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन रिसेंटली गिवन उद्योग रत्न अवार्ड बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसको उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। ये हमारे कौन रत्न है, हमारे रत्न है रतन टाटा साहब। तो ऑप्शन नंबर C, उद्योग रत्न अवार्ड मिला है रतन टाटा जी को, ठीक है। स्टेट लाइनर है, इसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उद्योग रत्न अवार्ड इस तरह से भी पूछ सकता है कि उद्योग रत्न अवार्ड कौन सा स्टेट देती है, तो महाराष्ट्र देती है, महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, उद्योग रत्न अवार्ड। अब आइए कानपुर, अच्छा प्रियंका पाठक जी लिख रही हैं अब आइए कानपुर, कानपुर में ही रहते हैं भैया, कानपुर में ही रहते हैं हम हमें बता रहे हो कानपुर में आओ, ठीक है। तो ये PDF कोर्स है, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, तो इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों का रहता है कि सर ये चीज़ छोड़ दी नोट में, वो चीज़ छोड़ दी। तो भैया अगर मैं कोई चीज़, जैसे आज मैंने ये चीज़ पढ़ाई न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली, तो ये सब मैं चीज़ पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये फिर से नहीं लिखी जाएगी,
ये तो मैं तुम्हें अभी रिवीजन के पर्पज़ से बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे बार बार चीज़ें लिखी जाएंगी तो फिर हो चुका, तो इतने लंबे लंबे नोट्स बन जाएंगे कि फिर आपको आपको ही दिक्कत होगी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, चलिए भाई, तो कल होगा टेस्ट। अब ध्यान से सुन लो क्या कल को होगा। ओ ही ना सर, तो कानपुर ही रहते हैं। हाँ, तो कल होगा टेस्ट परमार एकेडमी ऐप में, लाइव सेक्शन पे जाओ और देखो परमार एसएससी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कुछ भी होता है वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं उनको टेस्ट नहीं ढूंढे मिलता है, तो लाइव टेस्ट, लाइव सेक्शन में जाओगे, लाइव टेस्ट परमार एकेडमी ऐप पे, वहाँ पे एक जीके का सेक्शन मिलेगा, जीके टेस्ट, उसी में देखना कल आपका टेस्ट नंबर 14 होगा। जो भी आपकी पीवाई की सीरीज़ रही है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी से ही होंगे। और कल, सॉरी कल नहीं होगा, सॉरी संडे को होगा, सॉरी स्पीकर मैम संडे को होगा ये टेस्ट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संडे को हम लोग करेंगे IRS नंबर 2, दैट इज़ इंटेंस रिवीजन सेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो दूसरा होगा, कल आप लोगों की छुट्टी है, कल आप लोगों का ब्रेक है, तो ब्रेक इसलिए दिया जाता है सो दैट आप चीज़ों को रिवाइज कर लें अच्छे से, और बस रिवाइज़ कर लें आप अच्छे से सारी चीज़ों को। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर किसी की कुछ ख्वाहिश, कुछ तमन्ना कुछ हो तो बता सकते हैं। स्टैमिना वाला बढ़ा बता दो। हाँ, स्टैमिना वाला तो स्टैमिना बढ़ाने किस लिए बढ़ाना है वो डिपेंड करता है कि किस लिए आपको स्टैमिना बढ़ाना है, उसी हिसाब से फिर हमको एडवाइस दें। अब कुछ किसी और भी चीज़ें होती हैं स्टैमिना बढ़ाने के लिए, कुछ और भी पर्पस होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं बताओ तो। सर मैं मैहर से हूँ। अच्छा अतुल पांडे मैहर से हो, बताओ यार कहाँ कहाँ घूमने लायक है, हम आ रहे हैं अभी कुछ दिनों बाद, चित्रकूट जाएंगे और मैहर जाएंगे अभी अगले ही वीक, तो बता सकते हो अतुल, तुम्हें एडवाइस दे सकते हो। सर इज़ इट इनफ फॉर बिहार पुलिस? काफ़ी लोग यार इससे सवाल पूछते रहते हैं, इज़ इट इनफ फॉर बिहार पुलिस, इट इज़ इनफ फॉर SAI, इज़ इट इनफ फॉर पब्लिक, जो हमारा स्टेट का PCS है। तो यार मैंने देखा नहीं आपका सारे तरह के एग्ज़ाम कौन कैसे, तो मैं वैसे तो नहीं मैं ये बोल देता हूँ कि ठीक है बेनिफिशियल है, बट सफिशिएंट है कि नहीं ये मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर जी, फाउंडर श्री गुप्त डायनेस्टी के रूलर का फाउंडर मैंने कुछ और लिखवा दिया क्या? ओके यार, सॉरी। उपगुप्त तो वो थे ना जिन्होंने, मतलब जिनके इन्फ्लुएंस में अशोक जी जो हैं, अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, श्रीगुप्त आंसर होंगे, सो रियली सॉरी, श्रीगुप्त होगा। ठीक है सर, आप सीनेट ये बने क्या क्या लिख रहे हो भाई? ये वही करो, स्टैमिना बढ़ जाएगा। उपगुप्त प्राची जी वो ये थे जिन्होंने थोड़ा सा अशोक को इन्फ्लुएंस किया था टू एक्सेप्ट बुद्धिज़्म। सर की बड़ी मम्मी का घर है, हाँ मैहर में। आप तो परमार बाबा ना, तभी तो जा रहे हैं, अभी ध्यान लगाएंगे वहाँ पे मैहर में जाके और चित्रकूट वगैरह में जाके। Sir, I am suffering from stomach diarrhea for continuous 4 years and diagnosed Barrett esophagus, thalassemia and celiac disease. अच्छा रेहान अहमद, देख लो यार ढंग के डॉक्टर को दिखाओ कैसा क्या है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं इसमें। सर कश्मीर विज़िट करो रमीज़ राजा जी, आप अपनी कमेंट्री सुनाइए कि नहीं बताइए, तभी हम कश्मीर विज़िट करेंगे हाँ बिल्कुल यार, कश्मीर तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सुंदर है। सर सरिस्का टाइगर में रहता हूँ, आओ कभी घूमने। राजू रस्तोगी जी सरिस्का टाइगर में रहता है। अच्छा, टाइगर्स के साथ रहना है तुम्हारा। मेडिटेशन कहाँ होता है? मेडिटेशन ऐप में होता है, सफ़र बैच। घराना किसमें कराया सर? डाउट में भी डाला था मैंने। उमेश जी घराना, चलो कोई नहीं, मैं अलग से करवा दूंगा उसको। ठीक है, मिर्ज़ापुर आइए। अरे ना बाबा ना, मिर्ज़ापुर कौन आएगा भाई सर क्या चीज़ किसने लिखा था कुछ? सर बताइए ना स्टैमिना के बारे में। अरे क्या बताएं भाई स्टैमिना के बारे में, हम क्या कोई सर हाइड हैदराबाद भी आया करो। अच्छा हैदराबाद भी,
क्यों नहीं, काफ़ी जगह से हैं, केरल तमिलनाडु तक से स्टूडेंट्स हैं, है ना, काफ़ी लंबी रीच है अपनी। आएंगे कभी वहाँ पे भी आएंगे, है ना, चिंता नहीं। पंजाब में आओ सर, पंजाब में तो आए थे यार, पिछले साल गए थे, अक्टूबर के टाइम पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है घूमने उमने के पर्पज़ से नहीं गए थे, काम से गए थे। दुर्गा पूजा टाइम कोलकाता आ सकते हैं सर, हाँ कोलकाता तो बिल्कुल आएंगे, सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वेस्ट बंगाल के, बहुत सारे हैं। अभी एक स्टूडेंट का कल मैंने जो नोट वो डाला था, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में ऑल इंडिया रैंक 64, वो भी वेस्ट बंगाल से है, काफ़ी बच्चे हैं वेस्ट बंगाल से। बम्बई आओ, बम्बई। हाँ बम्बई भी आएंगे, आओ कभी बोध गया में टेम्पल घुमाते हैं, प्रहलाद जी, बिल्कुल। बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सबसे पहले विज़िट करूँगा, बिहार और वेस्ट बंगाल, देन राजस्थान, देन साउथ इंडिया। बोकारो से, अच्छा। सफ़र बैच नहीं मिला, सफ़र 2.0 करके है। लुलू मॉल। लुलू मॉल करके भी क्या लखनऊ में भाई? लुलू मॉल, ये कैसा नाम है, लुलू मॉल, क्या होता है भाई यहाँ पे? मेरठ आओ, मेरठ में क्यों आया भाई, मेरठ में ऐसा क्या है? हैं तुम्हारे मेरठ में ऐसा क्या जो हमारे कानपुर में नहीं? क्यों? मेरठ में क्या एक्सप्रेस वे में घुमाओगे हमें? PDF लेट मिलता है रे भाई, तो PDF ऐसे फूंक मार के नहीं बन जाता है, ठीक है, PDF में टाइम लगता है, मेहनत लगती है उसमें बनाने में, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम लग जाता है। लुलू मॉल लखनऊ, सच में लुलू है क्या, लुलू मॉल? पता नहीं। रानी खेत उत्तराखंड, रांची आइए। अमेरिका से टेस्ट कम क्यों आ रहे हैं, कम क्यों आ रहे हैं टेस्ट में, ये तुम खुद से पूछो कि चीज़ें मतलब पढ़ी कम है या फिर मिस्टेक्स कर देते हो, रिवीजन कमी, क्या है? पहले यूपी विज़िट करो। ये भी बात सही है, पहले यूपी नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए पहले कानपुर विज़िट करो, पहले मैंने कानपुर ही विज़िट नहीं किया ढंग से पूरी तरीके से, ठीक है। कानपुर में बस गिन चुन के चिड़ियाघर गया हूँ बस। और तो कहीं गया नहीं मैं कानपुर में, ठीक है, चिड़ियाघर है जो कानपुर का, बस वहीं पे गया हूँ एक बार बस। कानपुर में ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं ना। सर आई हैव स्कोर्ड 166 इन CPU बट यू हैवेंट रेड माई मैसेजेस। आकाश जी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं ना, तो इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। आप फाइनल रैंक लेके आइएगा, तब नाम भी पढ़ेंगे, बात भी करेंगे आपसे, और आपका एकदम टेलीग्राम पे आपका मैसेज भी एकदम डालेंगे, ठीक है। पुरुलिया आइए, पुरुलिया छऊ मनाने, क्यों? आप भाई हम आएंगे, हर जगह आएंगे, हाँ पाकिस्तान भी आएंगे, कोई दिक्कत हो, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हर जगह आएंगे, ठीक है। और या आइए, पास में है, कुछ होना भी तो चाहिए, बस आके क्या करेंगे वहाँ पे? औरैया के क्या करेंगे, औरैया में हमें लगता नहीं कुछ है, क्योंकि औरैया तो हम जा चुके हैं, पापा की पोस्टिंग थी ना वहाँ पे, गैल जो है दिबियापुर में। अब देखो सिग्नल मिल चुका है कि क्लास को ख़त्म करो, तो भाई क्लास में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।